आखिर क्यों ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर एक कार्गो शिप पर हमला किया? आखिर क्यों आईआरजीसी ये वार्निंग दे रहा है कि आप अपने रास्ते से मत भटकिए? एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव पैदा हो गया है। क्या हम एक बार फिर तनाव की तरफ बढ़ रहे हैं? इसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर क्या हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तस्वीर जो ईरान में गूंज रही है, एक वीडियो जिसने लोगों को इमोशनल कर दिया है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों जो मैं बताना चाहता हूं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उर्मिया शहर में आशुरा के मौके पर यह एक मातमी प्रोग्राम है जो कि आयोजित किया गया है इमाम हुसैन के शहादत के मौके पर। आइए देखते हैं किस तरह से राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान यहां मौजूद थे। और सिर्फ राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान नहीं दोस्तों, अब्बास अरागची भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मगर जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, वो आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। यूएस के अधिकारियों ने इस बात को कंफर्म किया है कि ईरान ने कार्गो शिप्स पर हमला किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आईआरजीसी ने सख्त अल्फाज में यह कह दिया है आपके स्क्रीन पर। आईआरजीसी नेवी वार्न्स अगेंस्ट यूज ऑफ अनऑथराइज्ड रूट्स फॉर ट्रांजिट थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। आसान लफ्जों में आईआरजीसी कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आप इलीगल रूट्स, खासतौर से उन रास्तों जिस पर ईरान ने अपनी अनुमति, अपनी इजाजत नहीं दी है, आप वहां से नहीं गुजर सकते। इसका मतलब आईआरजीसी ने कहा है आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में वहां से नहीं गुजर सकते जिसकी इजाजत हमने नहीं दी है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर इस वक्त ईरान का पूरा कंट्रोल है। अमेरिका चाहे जो भी दावा करता रहे। यह खबर क्या है दोस्तों, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इसने कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा दिया है। क्या कहता है सीएनएन आपके स्क्रीन पर? ईरान स्ट्राइक्स वेसल पॉजिंग यूएन एफर्ट्स टू इवैक्यूएट शिप्स फ्रॉम हॉर्मूज। यानी कि ईरान के इस हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र जो वहां से तमाम शिप्स हटा रहा था, उस पर अभी रोक लग गई है। अल जजीरा क्या कह रहा है? Iran fired on a cargo ship that had reported early on Thursday been hit by a projectile as it attempted to pass through the Strait of Hormuz. जी हां, ईरान ने वहां पर एक कार्गो शिप पर हमला किया है और उसका प्रोजेक्टाइल वहां पर आकर लगा है क्योंकि वो एक ऐसे रास्ते से गुजर रहा था जिसकी अनुमति, जिसकी इजाजत ईरान ने नहीं दी थी। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं ईरान इस बारे में क्या कह रहा है। यह पूरी खबर ईरान की निगाह से इंतजार कीजिएगा दोस्तों। सीएनएन ने इस बारे में क्या कहा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, मगर सबसे पहले प्रेस टेलीविजन की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। ईरान वॉर्न्स शिप ऑफ अनऑथराइज्ड हॉर्मूज रूट्स अमिड टॉक्स विद ओमान। जी हां, ओमान के साथ इस वक्त अब्बास अरागची की बातचीत भी चल रही है। मगर यह खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर? ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाजों को चेतावनी दी है कि वे सिर्फ उन्हीं रास्तों से चलें जिन्हें उसकी समुद्री अथॉरिटी ने मंजूरी दी है। ईरान ने कहा है कि जो जहाज तय रास्तों से हटकर जाएंगे उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी और उन्हें बीमा का फायदा भी नहीं मिलेगा। इसी बीच ईरान और ओमान ने हॉर्मूज स्ट्रेट के भविष्य यानी उसके फ्यूचर के संचालन, यानी कि किस तरह से उसे कंट्रोल किया जाए, उस पर बातचीत करने का फैसला किया है। पर्शियन गल्फ अथॉरिटी ने गुरुवार को कहा कि अगर कोई जहाज मंजूर किए गए रास्तों के अलावा किसी और रास्ते से जाएगा तो उसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, वायलेशन माना जाएगा। ऐसे में अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जहाज के मालिक, ऑपरेटर और कप्तान पर होगी। पीजीएसए ने साफ तौर पर कहा अगर कोई जहाज बिना मंजूरी वाले रास्ते से जाएगा तो उसके हर नतीजे की जिम्मेदारी उसकी होगी। यह चेतावनी, यह वार्निंग एक ऐसे समय आई है जब ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया है कि ओमान के एक बंदरगाह के पास एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ है। जहाज के कप्तान ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, चिंता बढ़ गई है, पूरी तरह से चिंता बढ़ गई है। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति किस तरह से ईरान की तारीफ कर रहे हैं। जिस ईरान को आपने एक टेररिस्ट नेशन बताया, एक आतंकवादी देश बताया, उस ईरान के बारे में अब डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि इट्स अ लवली कंट्री। उनका जो स्टाइल है ना, इट्स अ लवली कंट्री। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। But they really are a nation of terror and hate, and they're paying a big price right now. The lovely country of Iran, it's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran. इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप हर कीमत पर सीज फायर चाहते हैं, मगर यकीनन ये जो खबर हुई है इसे वो भी नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ CNN इस खबर को किस तरह से देख रहा है, इसके तमाम पहलू किस तरह से सामने उभर कर आ रहे हैं, इस पर गौर फरमाया जाए। फारस की खाड़ी में युद्ध शुरू होने के बाद से फंसे हजारों नाविकों को निकालने का अभियान गुरुवार को रोकना पड़ा। वजह यह रही कि उसी दिन हॉर्मुज स्ट्रेट में एक मालवाहक जहाज पर ईरानी ड्रोन से हमला हुआ। यह दावा एक अमेरिकी अधिकारी ने CNN से किया। हालांकि इस अमेरिकी अधिकारी ने हमले की ज्यादा जानकारी नहीं दी, वहीं ईरान ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। नाविकों को निकालने का अभियान एक ऐसे समय रोका गया है जब कुछ ही दिन पहले इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद फारस की खाड़ी में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को सुरक्षित निकालने का रास्ता खुल गया है। IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगुएज ने बयान में कहा, हमारी निकासी योजना यानी एग्जिट योजना के तहत कई जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन फिलहाल मैंने इस अभियान को रोक दिया है ताकि एक बार फिर यह तय किया जा सके कि निकासी सूची में यानी एग्जिट सूची में शामिल सभी जहाजों और पूरे इलाके में मौजूद बाकी जहाजों के लिए सुरक्षा की गारंटी अभी भी बनी हुई है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है अमेरिका इसे एक भड़काऊ कार्रवाई मानेगा, जिस तरह से कार्गो शिप पर हमला किया गया है। मगर जैसा कि IRGC कह रहा है, आप उन रास्तों से नहीं गुजरेंगे जो ऑथराइज नहीं है। दुनिया ईरान पर सवाल जरूर उठाएगी, मगर आपको समझना पड़ेगा कि असली पुश, इस पूरी बातचीत को साबोटाज करने की असली कोशिश कहां से हो रही है। तो गौर फरमाइए आपके स्क्रीन पर अल जजीरा की खबर जो कहती है, Israel continues attacks on Lebanon as Netanyahu says troops to remain। आसान लफ्जों में यहां पर इसराइल कह रहा है कि लेबनान में हमारी सेनाएं बनी रहेंगी और लेबनान पर हमले जारी हैं। आप सब जानते हैं कि जो समझौता हुआ है उसका जो सबसे पहला पॉइंटर क्या है। उसका पहला पॉइंटर यही कहता है कि लेबनान पर हमला नहीं होगा, मगर नेतन्याहू अब भी कह रहे हैं वो हमले कर रहे हैं सीज फायर के ऐलान के बावजूद। माहौल में टेंशन बढ़ गया है, इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। कहने को सीज फायर हो गया और डोनाल्ड ट्रंप हर कीमत पर इससे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, मगर मुझे लगता है दोस्तों अगला पड़ाव जो होने वाला है वो इस्राइल और ईरान में टकराव का हो सकता है। अपने अपने स्तर पर यह टकराव सर्जिकल स्ट्राइक्स के जरिए भी हो सकते हैं या फिर एक बड़ा रूप भी अख्तियार कर सकते हैं। बीच बातचीत की प्रक्रिया बढ़ रही है और उसका सबूत इस बात से मिलता है कि बातचीत का अगला दौर अब दोहा में होगा, जैसा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस सेज Washington and Tehran have agreed to establish a direct channel with Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps to reduce conflict। ये खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। अगर IRGC के साथ अमेरिका का एक डायरेक्ट चैनल खुल जाता है तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। दो चीजें, पहली बात, IRGC को अब तक अमेरिका एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता था, अब आप उनसे बात कर रहे हैं। मगर अभी कुछ ही देर पहले आपने डोनाल्ड ट्रंप को सुना। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे? ईरान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। जिस ईरान को आप एक टेररिस्ट नेशन बता रहे थे, अब आप उसे एक खूबसूरत देश बता रहे हैं। और अब जो बड़ी खबर आ रही है कि IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के साथ अमेरिका का सीधा संपर्क बन गया है, यानी कि बातचीत सीरियसनेस में आगे बढ़ रही है। इस बीच
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो बहरीन की यात्रा पर हैं और मिडिल ईस्ट में कई देशों को वो ये सीज फायर, इसके मायने, इसके फायदे समझाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और आपको समझना पड़ेगा कि मार्को रूबियो इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्यों हैं। मार्को रूबियो इस वक्त मिडिल ईस्ट में इसलिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने सीज फायर के फायदे मिडिल ईस्ट में देशों को नहीं बताए तो अमेरिका की मौजूदगी पर सवाल उठ सकता है। पहले ही दोस्तों 40 दिन की जंग ने अमेरिका की जो पूरी इज्जत है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसे तार तार कर दिया है। मिडिल ईस्ट के देश अब शक की निगाह से देख रहे हैं। शक नहीं, अब उन्हें बिल्कुल भी एतबार नहीं है कि अमेरिका हमें प्रोटेक्शन दे सकता है। इसलिए मार्को रूबियो जो हैं वो पहुंचे हुए हैं बहरीन और उसके बाद 2 और मिडिल ईस्ट देशों की यात्रा करने वाले हैं। और यहां पर मार्को रूबियो ने कुछ अहम बातें कही हैं। सबसे पहली बात, वो अब भी कह रहे हैं कि ईरान पर पूरा विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान के स्टेट टेलीविजन में कई तरह के झूठ बताए जाते हैं, मगर हम ये देखना चाहते हैं कि जमीन पर ईरान क्या कर रहा है। हमें इसकी कोई परवाह नहीं है कि ईरानियन स्टेट टेलीविजन में क्या क्या कहा जा रहा है। सुनिए मार्को रूबियो ने क्या कहा। So we've reached a point now in this where you're hearing, for example, the Iranians will say one thing, but then something else is actually happening. So here's what I would tell everybody. It's now obvious to us, and I think should be obvious to all of you, that the Iranian system is going to continue to produce all sorts of maximalist rhetoric. They're going to have people going on their TV, on their official media, and making all kinds of pronouncements. But what we're interested in is not their press conferences. What we're interested in is whether or not ships are moving. If ships are moving as they should be moving, then that's what we're going to judge and that's what we're going to react to. If, on the other hand, this rhetoric is backed up by actual ships being threatened and ships are not moving, that's a violation of the agreement and we're going to have a problem with it. इस बीच अमेरिका के अंदर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने एक समारोह में कहा कि ईरान के पास दोबारा न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। अमेरिका पुरजोर कोशिश कर रहा है मिड टर्म इलेक्शन से पहले, वहां पर चुनाव होने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शंस, और उससे पहले अमेरिकी जनता को यह बतलाने की कोशिश की जाए कि किस तरह से इस जंग में हमें जीत मिली है। और वो एक ही राग अलाप रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। ईरान ने कभी यह दावा भी नहीं किया कि वो न्यूक्लियर वेपन रखना चाहते हैं। सुनिए जेडी वैंस ने क्या कहा। And one of the things I've seen with the President of the United States in the last few weeks, and frankly some of the criticism that we've gotten even from our friends, is they're constantly trying to change the mission that Donald Trump set us up to achieve. And what did he say? He said at the outset, I want to destroy their conventional military, I want to eliminate their ability to project power, and I want to ensure that they never have a nuclear weapon ever, okay? And what I've seen is some people try to say, you know what, well, that's great, but you should have a different objective. And I think the reason why the president has been so successful is because he refuses to give in to that impulse. He says, we came what we set out to do. We created incredible diplomatic, economic, and military leverage. Let's use that leverage to go and accomplish an even bigger win for the American people. That's what he's asked us to do. It's not over yet, but so far so good. दोस्तों, जिस तरह से कार्गो शिप पर हमला किया गया है, यह साबित हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल है और अमेरिका यह खुलकर नहीं कह सकता, इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मार्को रूबियो बहरीन में जाकर कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरह के टोल यानी शुल्क को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी जहाज को वहां से टोल नहीं देना पड़ेगा। Fees and tolls are the same thing to me. Okay, if you're paying someone to go there, I don't care if you call it a fee or a toll or a donation. It's a toll. That's how we're going to define it. That's international waterway. There isn't a nation on earth that supports having to pay money to go through the straits. And think about it this way. If you have, first, it's not even workable. Let's suppose that we went crazy and lost our minds completely and decided to agree to have a tolling or a fee mechanism. How would that work? It's not doable, because what's the consequence for not paying? Let's say a ship says, well, I'm not going to pay the fee. It's not like a toll on a road. You don't get a ticket in the mail. They get shot at.
You shoot at one ship, you sink one ship, no other ship is going to move. So that sort of system is not only unwise, it can't happen, it's not even workable. So you might as well abandon the fantasy now. So I think we've been clear. You can call it a fee, you can call it a toll, call it whatever you want. If you are charging money to use the straits, we won't support it, we won't tolerate it, we won't allow it. मगर आपने गौर किया यहां मार्को रूबियो क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा, you can call it a fee, you can call it a toll, call it whatever you want. If you are charging money to use the straits, we won't support it. वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम टोल का विरोध करेंगे जो ईरान लगा सकता है जहाजों पर, वो ये कह रहे हैं हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। इसका मतलब ईरान के सामने बेबस है अमेरिका। कुछ दिनों पहले तक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम किसी तरह से किसी टोल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे अगर वो किसी तरह का टोल लगाता है। अब वी विल नॉट सपोर्ट एनी फॉर्म ऑफ टोल, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे मगर हम उसका विरोध भी नहीं कर पाएंगे। क्या ईरान के सामने बेबस है अमेरिका? क्या अमेरिका किसी भी कीमत से इस जंग से अपना पिंड छुड़ाना चाहता है, अपना पीछा छुड़ाना चाहता है? ये तमाम सवालात हैं जो इन बयानों से सामने उभर कर आ रहे हैं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।